हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो पे हम कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे मानसून के बारे में भी बात करेंगे कि मानसून भारत के राज्यों में किस टाइम पे दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही अरब सागर पे जो साइक्लोन बनने वाला है उसका भारतीय राज्यों में कैसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसके साथ ही पूरा का पूरा जून और जुलाई महीने के दौरान भारत के राज्यों में बारिश की एक्टिविटी के साथ मौसमी सिस्टम कितना आपको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको लगातार वेदर के बारे में जानकारी लगातार मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरे जून और जुलाई महीने में भारत के राज्यों में किस तरह की बारिश की कंडीशन देखने को मिल सकता है और कितना लो प्रेशर डिप्रेशन बन सकता है इस टाइम के दौरान, इसके बारे में बात करने से पहले चलिए हम पहले बात करते हैं कि मानसून भारत के राज्यों में किस टाइम पे दस्तक देने का संभावना है। तो अभी के टाइम पे मानसून में काफ़ी देरी चल रही है। इसका कई सारे रीज़न है। लगातार बैक टू बैक साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से मानसून पे फ़िलहाल देरी चल रही है। जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन पे पिछले 10-15 दिनों के दौरान एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था, जिस वजह से अंडमान सागर पे मानसून आने में देरी हुआ था। जैसे मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि देरी हो सकता है, तो उसी हिसाब से मानसून में देरी हुआ है और अभी और भी देरी हो सकता है, क्योंकि अभी केरला में मानसून 4 जून के आसपास दस्तक देने का संभावना है। तो अभी मानसून के बारे में बात अगर करेंगे तो मानसून अब किस तारीख में कौन से राज्य को दस्तक देगा, इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो अगर 4 से 8 जून के दौरान मानसून केरला के साथ साथ आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में दस्तक देने का संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि एक सिस्टम डेवलप हो सकता है अरेबियन सी के भागों में जो कि मानसून को स्ट्रेंथन कर सकता है केरला में लाने के लिए। इसके साथ ही वो तमिलनाडु के इलाकों में भी दस्तक दे सकता है, खास करके साउथ तमिलनाडु के इलाकों में हो सकता है कि कोस्टल तमिलनाडु और इंटर तमिलनाडु के आसपास भी मानसून पहुंच सकता है इस टाइम के दौरान, यानी कि 4 से 8 जून के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे 8 से 12 जून के अंदर बात करेंगे तो 8 से 12 जून के बीच में कर्नाटका के साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, इसके साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ कुछ भागों में मानसून का दस्तक होने का संभावना दिखाई दे रही है। और 12 से 16 जून के बीच में महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश के ऑलमोस्ट सभी भागों में दस्तक हो सकता है मानसून का। और कोस्टल उड़ीसा के साथ यानी कि तटीय उड़ीसा के साथ झारखंड और बिहार के साथ बिहार के कुछ कुछ भागों में इस टाइम के दौरान हो सकता है कि 50% बिहार के भागों में दस्तक हो सकता है 12 से 16 जून के बीच में। तो 17 से 21 जून के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 17 से 21 जून के बीच में महाराष्ट्र के उत्तरी भागों के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, इसके साथ ही पश्चिमी उड़ीसा, इसके साथ झारखंड और बिहार के ऑलमोस्ट सभी भागों में दस्तक हो जाने का चांसेस है 17 से 21 जून के बीच में। और 22 से 3 जुलाई के बीच में अगर हम बात करेंगे तो 22 से 3 जुलाई के बीच में साउथ गुजरात के साथ साउथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ आपको उत्तर प्रदेश के सभी भागों में दस्तक देने का संभावना है। और उत्तराखंड के साथ दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और आपको छत्तीसगढ़ के पूरे भागों में भी दस्तक हो जाने का चांसेस अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। और 4 से 8 जुलाई के बीच में गुजरात के सभी भागों में दस्तक हो जाने का अभी के टाइम पे नज़र आ रहा है। और इसके साथ पाकिस्तान के कुछ कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी भागों में और पंजाब के इलाकों में मानसून पहुंचने का संभावना दिखाई दे रही है। और 10 से 17 जुलाई के बीच में पाकिस्तान के साथ राजस्थान के पूरे भागों में मानसून पहुंच जाने का संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि 15 से 16 जुलाई तक आपको पूरे भारत में मानसून का दस्तक हो जाने का संभावना अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। तो अभी चले बिना देरी के वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो मैप है ये है 29 मई से लेकर यानी कि आज से लेकर 4 जून तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मानसून पे केरला दस्तक देने का संभावना इस टाइम के दौरान धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, क्योंकि 4 जुलाई के आसपास दस्तक हो सकता है जैसे मैंने आपको बोला अभी। तो उसी के बेसिस पे लक्षद्वीप के आसपास हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी हलचल रेन एक्टिविटी का दिखाई दे रही है। इसके साथ अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी काफ़ी रेन एक्टिविटी इस टाइम के दौरान दिखाई दे रही है, खास करके निकोबार आइलैंड के इलाकों में, क्योंकि मानसून का फ्लो की वजह से रेन की एक्टिविटी आपको इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकते हैं इन सभी हिस्सों में। और ये जो लक्षद्वीप के आसपास एक सिस्टम
बनने का संभावना है, जिस वजह से रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है। और मानसूनल एक्टिविटी आपको अरेबियन सी के दक्षिणी भाग के साथ साथ दक्षिण पूर्वी इलाकों में देखने को अभी मिल रही है, यानी कि इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी। और भारत के बाकी राज्यों में कोई खास एक्टिविटी इस टाइम के दौरान देखने को नहीं मिलेगी। बस WD का इफेक्ट की वजह से आपको रेनफॉल एक्टिविटी उत्तर भारत के साथ मध्य भारत के कुछ भागों में देखने को मिल सकती है, जैसा अभी देखने को मिल रही है वैसा ही देखने को मिलेगी। बट वैसा टाइप का इंटेंस रेनफॉल में नहीं होगा जैसा अभी है, क्योंकि अभी का जो WD है वो थोड़ा मजबूत है, जिस वजह से रेनफॉल काफ़ी इंटेंस है कई हिस्सों में। बट इसके बाद जो WD आएगा जुलाई के पहले हफ्ते में वो कमज़ोर होगा, जिस वजह से रेनफॉल एक्टिविटी तो होगा बट इतना ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बट हल्के फुल्की जगह पे यानी कि थोड़ी बहुत जगह में रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, बट ज़्यादा कोई इंटेंस एक्टिविटी भारत के राज्यों में देखने को नहीं मिलेगी इस टाइम के दौरान। और दक्षिण भारत के राज्यों में प्री मानसूनल एक्टिविटी लगातार देखने को मिलेगी, और भारत के बाकी राज्यों में कोई खास एक्टिविटी होगी नहीं, जिस वजह से टेम्परेचर में राइज होना स्टार्ट करेगा। टेम्परेचर कई समय 40 से 45 डिग्री के बीच में रह सकता है, खास करके उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में। तो अभी चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैप है यह 4 जून से लेकर 10 जून तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अरब सागर के एक बड़े हिस्सों में आपको रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी भीषण मात्रा में दिखाई दे रही है। तो ये जो संकेत है ये एक ही चीज़ का संकेत कर रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी हलचल आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक साइक्लोनिक एक्टिविटी के साथ एक ट्रॉपिकल सिस्टम एक्टिविटी का संभावना इस टाइम के दौरान अरब सागर पे देखने को मिल सकती है, इसके बारे में हम कई वीडियो पे लगातार बात कर भी चुके हैं। तो ये जो पिक्चर को देखकर यही बात संकेत मिल रहा है कि इस सिस्टम जो है काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसका ट्रैक के बारे में अभी तो बोलना काफ़ी मुश्किल बात है, बट ये जो मॉडल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसका जो ट्रैक थोड़ा सा धीरे धीरे करके अगर हम देखेंगे तो ये मध्य अरब सागर की ओर इसका जो ट्रैक है वो दिखा रहा है। बट भारत की ओर आएगा कि नहीं, अभी इसके बारे में अभी से जो मॉडल है वो एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल पाते हैं, तो इसमें थोड़ा एरर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने भी कई बार बोला है कि मॉडल पे काफ़ी एरर होता है, तो एरर को पकड़कर फोरकास्ट करने की कोशिश होती है। तो उसी हिसाब से ये जो मैप है इसमें जो ट्रैक है वो थोड़ा सा ओमान की तरफ सिस्टम का ट्रैक थोड़ा दिखा रहा है। बट एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं इसके बारे में अभी से बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक सिस्टम फॉर्मेशन नहीं कर देता इसके ट्रैक के बारे में पूरी तरह से बोल पाना संभव नहीं। बट अगर ये सिस्टम ओमान की तरफ गया तो भारत में मानसून काफ़ी वीक हो सकता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून महीने में काफ़ी कमज़ोर हो सकता है अगर ये ओमान की तरफ ये सिस्टम गया तो, क्योंकि ये सारा मानसूनी हवाओं को अपने साथ ले जाएगा, जिस वजह से भारत में मानसून कमज़ोर होगा, जिस वजह से जून महीने में काफ़ी भयंकर सूखा जैसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। बट अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि ओमान की तरफ जाएगा, जस्ट एक प्री इंडिकेशन है कि हो सकता है कि ओमान की तरफ अगर गया तो ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओमान की तरफ जाएगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ होगा, मैंने पहले ही बोला था कि हो सकता है कि ओमान की तरफ जाए, हो सकता है कि अरब सागर पे ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि भारत को हिट भी कर दे। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम के दौरान अगर सिस्टम का चांसेस तो है, और भारत के बाकी राज्यों में कोई भी वेदर एक्टिविटी खास हमें देखने को नहीं मिलेगा। बस सूखा कंडीशन भारत के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है, और तापमान आपको कई राज्यों में राइज होता हुआ देखने को मिलेगा। और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के कुछ भागों में आपको रेनफॉल एक्टिविटी इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकती है, और अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी अच्छी खासी बारिश इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी। बट भारत के बाकी राज्यों में कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई, जिसमें टेम्परेचर कई हिस्सों में 45 से 48 डिग्री के बीच में रह सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैप है यह है 11 जून से लेकर 16 जून तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अरब सागर का जो साइक्लोन का संभावना होगा वो सिस्टम अभी पूरा इंटेंसिफाई करके एक बड़ा साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन और इवन उससे भी ज़्यादा का कैटेगरी का साइक्लोन ये हो सकता है। तो अभी मॉडल्स भी धीरे धीरे करके संकेत करना स्टार्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये बहुत इंटेंस साइक्लोन हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला था कि जब तक सिस्टम फॉर्मेशन नहीं करता तब तक हम इसके ट्रैक के बारे में पूरी तरह से सटीक रूप से बोल नहीं सकते कि इसका ट्रैक किस तरफ रहेगा, कौन से डायरेक्शन पे आगे जाएगा। तो अगर हम अभी का जो एक मॉडल को मैं दिखा रहा हूँ, यह है ECMWF का EPS का मेंबर है। तो अगर ये मॉडल को अगर हम देखेंगे तो ये मॉडल का मेंबर्स ये दिखा रहा है कि सिस्टम गुजरात के आसपास लैंडफॉल कर सकता है, या फिर गुजरात के आसपास हो सकता है कि चला जाए, या हो सकता है कि गुजरात के आसपास जाके वो समंदर पे ख़त्म भी हो सकता है। बट कुछ मॉडल अभी यही दिखा रहे हैं कि ये पश्चिमी तट के थोड़ा क्लोज आ सकता है, करीब आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो भारत का पश्चिमी तट है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश
हो सकती है, और जहाँ अगर गुजरात के करीब आया तो उसकी वजह से विंड स्पीड के साथ नुकसान भी हो सकता है गुजरात के कोस्टल भागों में। बट जस्ट एक प्री इंडिकेशन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइक्लोन तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साइक्लोन्स बहुत ताकतवर भी हो सकता है, क्योंकि जो समंदर का टेम्परेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मतलब हीट काफ़ी ज़्यादा है, और हीट ज़्यादा होता है तो सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का संभावना रहता है। तो इस बेसिस पे जस्ट एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ साइक्लोन तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिस्टम इंटेंसीफाई भी करेगा। भले ही एमजीओ नहीं है, एमजीओ के बिना भी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि एमजीओ जस्ट एक फैक्टर है ना। तो एमजीओ कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता कि एमजीओ होगा तभी जाके सिस्टम स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है। जस्ट एक फैक्टर है कि एमजीओ होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन में मदद मिलता है। बट नेचुरली भी कई सारे फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिस वजह से जैसे कि साइक्लोन मोका बना था विदाउट एमजीओ फॉर्मेशन हुआ था, तो अभी एमजीओ फेवरेबल नहीं है, बट सिस्टम स्ट्रांग होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि वेरी सीवियर साइक्लोन या उससे ज़्यादा का कैटेगरी का ये तूफान हो सकता है, और भारत के राज्यों को ये अफेक्ट भी कर सकता है। ये जो मैप यही संकेत कर रहा है कि ये जो पश्चिमी तट है गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इसका कुछ इफेक्ट आपको देखने को शायद मिले। अगर ये ज़्यादा दूर से चला गया तो हो सकता है कि कोई इफेक्ट ना रहे, बट अभी का जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से ये पश्चिमी तट के थोड़ा क्लोज आ सकता है, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं, जस्ट 300 किलोमीटर का डिस्टेंस से होकर ये जा सकता है, जो बीच समंदर से जा सकता है। बट उसके बाद उसका एग्जैक्ट ट्रैक क्या रहेगा अभी इसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में अभी से बोल पाना बहुत मतलब असंभव जैसा ही है कि कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का 5 दिन तक का प्रेडिक्शन ही सही होता है। सिस्टम के पूरा वेदर का 24 आवर तक का फोरकास्ट ही सही होता है, उसके बाद का जो फोरकास्ट है वो एक प्रेडिक्शन होता है कि ऐसा होने का संभावना होता है। बट ऐसा होता है या नहीं होता है वो तो नेचर के हाथ में होता है, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जैसे प्रेडिक्शन देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उसी बेसिस पे ये चांसेस है कि सिस्टम साइक्लोन का रूप भी लेगा और नॉर्थ डायरेक्शन पे आगे जाएगा, यही तक बात साफ है। और पश्चिमी तट के लैंडफॉल करने का संभावना अभी इसका बस 40 से 50% के आसपास है, और बीच समंदर पे जाने का संभावना इसका सबसे ज़्यादा है 60% के आसपास, और ओमान की तरफ जाने का संभावना इसका 30 से 40% के आसपास है। बट अभी से हम पूरी तरह से ट्रैक के बारे में अच्छे से नहीं बोल सकते कि इसका ट्रैक क्या रहेगा, बट कुछ संभावना हो सकता है कि पश्चिमी तट पे इसकी वजह से रेनफॉल एक्टिविटी शायद हो जाए, और अगर ये क्लोज आया तो मतलब करीब अगर आया तो उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है, और अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी पश्चिमी भारत के राज्यों में देखने को मिल सकता है। बट इसके बारे में आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि क्या होता है। तो भारत के इस टाइम के दौरान भारत के बाकी राज्यों में कोई खास एक्टिविटी नहीं रहेगी। मानसून पूर्वी भारत के राज्यों में धीरे धीरे करके पहुंचना स्टार्ट करेगा इस टाइम के दौरान, और कोई मानसून पहुंचेगा फिर भी कोई खास बारिश नहीं होगी, क्योंकि मानसून काफ़ी कमज़ोर रह सकता है, जिस वजह से मानसून पहुंचने के बाद भी भारत के राज्यों में जो जहाँ पे मानसून पहुंचेगा वहाँ पे रेनफॉल में कोई खास इंक्रीजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब तक बे ऑफ बंगाल पे कोई सिस्टम फॉर्मेशन नहीं करता तब तक वो मानसून को बूस्ट नहीं कर सकता। मानसून बे ऑफ बंगाल के सिस्टम से ही बूस्ट होता है, खास करके भारत के राज्यों में। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैप है ये है 18 जून से लेकर 25 जून तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो अरब सागर का जो सिस्टम होगा वो तट को क्रॉस कर चुका होगा, तो इसके हिसाब से ये जो मॉडल है इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के साथ गुजरात के कई हिस्सों में काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटी दिखा रहा है। इवन पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के कुछ भागों में भी रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। इसका मतलब ये मॉडल थोड़ा इंडिकेशन यही कर रहा है कि हो सकता है कि सिस्टम भारत के साथ पाकिस्तान के आसपास कहीं पे हिट कर जाए। वैसे मॉडल के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि यहीं पे हिट करेगा। मॉडल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ इंडिकेशन मॉडल कर रहा है कि ये हो सकता है कि भारत या पाकिस्तान के बीच में इसका लैंडफॉल हो सकता है। बस ये जस्ट मॉडल के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली ट्रैक कहाँ पे रहेगा अभी से तो बोल नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि सिस्टम फॉर्मेशन के बाद इसके ट्रैक के बारे में मैं आपको सटीक तरीके से जानकारी दे सकता हूँ, बट अभी का जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जस्ट एक यही अंदाज़ा ही है कि साइक्लोन भारत के पश्चिमी भागों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो दे सकता है, बट लैंडफॉल के बारे में अभी से बोल पाना बहुत मुश्किल बात है। तो अगर कोई बोल रहा है कि भारत में इस जगह पे हिट करेगा तो उसकी बातों पे बिलीव ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता।
तो अगर बोलता है वो झूठ बोलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रेडिक्शन दे दे कि सिस्टम बनने से पहले कि यहीं पे जाके हिट करेगा। जस्ट एक इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ कि पश्चिमी तट में कुछ कुछ इफेक्ट आपको इसका देखने को शायद मिले, बट इसका लैंडफॉल के बारे में बोलना बहुत मुश्किल बात है, हम बोल नहीं सकते। तो ट्रैक के बारे में सटीक जानकारी सिस्टम फॉर्मेशन के बाद ही जाके हमें पता चलेगा। मैं खुद आपको ग्राफिक के माध्यम से अपने चैनल पे पोस्ट करके समझाऊंगा कि कहाँ पे जाके सिस्टम हिट करेगा, बट उसके लिए हमें सिस्टम फॉर्मेशन का वेट करना होगा। तो इस टाइम के दौरान अगर हम देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। अगर ये सिस्टम भारत की तरफ मूव करता है तो पश्चिम भारत के साथ गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत के राज्य में और पाकिस्तान के हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है अगर ये सिस्टम गया तो, वरना कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी, मौसम साफ रह सकता है, टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो सकता है अगर सिस्टम नहीं गया तो चलो आगे बात करते हैं। तो ये जो मैप है ये है 25 जून से लेकर 4 जुलाई तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी तट में काफ़ी भीषण मात्रा में बारिश आपको इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून का जो फ्लो होगा वो इस टाइम के दौरान काफ़ी सशक्त होने का संभावना रहेगा। नॉर्मली मानसून फ्लो जब सशक्त होता है तो अरब सागर से काफ़ी मॉइस्चर का फ्लो पश्चिम तट की ओर जाता है, जिस वजह से बहुत भयंकर बारिश होता है, बहुत भीषण बारिश इस टाइम के दौरान देखने को मिलता है पश्चिम भारत के राज्यों में, इंक्लूडिंग मुंबई, कोंकण, गोवा और कर्नाटका, केरला, इन सभी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश होती है। तो वैसा कंडीशन देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के तटीय के साथ साथ पूरा इंटर पश्चिमी तट में आपको अच्छी खासी बारिश की संभावना इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकती है। और पूर्वी भारत के राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है, क्योंकि इस टाइम के दौरान हो सकता है कि लो प्रेशर फॉर्मेशन हो जाए बे ऑफ बंगाल पे। जून के लास्ट वीक के साथ साथ जुलाई के पहले हफ्ते के आसपास एक सिस्टम बन सकता है बे ऑफ बंगाल पे, जो कि डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है और वो भारत के कई राज्यों में मानसून को बूस्ट भी कर सकता है। बट अगर ये सिस्टम बनता है तो भारत के पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत के कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, और पश्चिम भारत में तो रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी रहेगी इस टाइम के दौरान। बट उत्तर पश्चिम भारत में हो सकता है कि मानसून धीरे धीरे करके पहुंचना स्टार्ट करेगा, और मानसून हो सकता है कि कमज़ोर रहे कुछ राज्यों में, जिस वजह से सूखा जैसा कंडीशन भारत के बाकी राज्यों में देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रह सकता है उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तर भारत के राज्यों में। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैप है यह है 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी तट में बहुत भीषण बारिश हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि वही इंक्लूडिंग मुंबई, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र, ये सभी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश की संभावना रहेगी। गुजरात के हिस्सों में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है इस टाइम के दौरान, और तेलंगाना के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन सभी हिस्सों में अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलेगी कि इस टाइम के दौरान एक लो प्रेशर डेवलप हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे तो ई लाइन पे एक लो प्रेशर फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि इंटेंसिफाई कर सकता है और डिप्रेशन का रूप लेने का संभावना इसका रहेगा। जुलाई मंथ में आपको 2 सिस्टम देखने को मिलेगा, एक पहले हफ्ते के आसपास बन सकता है, दूसरा मध्य से आखिरी हफ्ते के आसपास बनने का संभावना है। और ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगर होता है तो इसकी वजह से पूरे इंटर मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिम भारत में भी अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिल सकती है, जिस वजह से मानसून का जो अनसेट होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरे भारत में। और ये सिस्टम की वजह से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान के हिस्सों में भी अच्छी खासी बारिश इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। अगर ये सिस्टम जैसा दिखा रहा है अगर इस डायरेक्शन पे गया तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि सिस्टम बनेगा और इस टाइम के दौरान अच्छी खासी बारिश भारत के कई राज्यों में देखने को मिल सकती है। बट जो झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में हो सकता है कि मानसून कमज़ोर रहे इस टाइम के दौरान, हो सकता है कि ज़्यादा कोई खास एक्टिविटी हमें देखने को ना मिले, और उत्तर भारत के राज्यों में भी जो मानसून कमज़ोर रह सकता है, जिस वजह से यहाँ पे भी ज़्यादा कोई खास रेनफॉल एक्टिविटी देखने को शायद ना मिले। और उत्तर पूर्वी भारत में रेनफॉल एक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, और तमिलनाडु के साथ कर्नाटका, केरला, इस सभी हिस्सों में भी अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैप है ये है 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का फोरकास्ट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत के कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश की संभावना इस टाइम के दौरान रहेगी। पश्चिम भारत के साथ गुजरात, पाकिस्तान और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के हिस्सों में, और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पे भी अच्छी खासी बारिश की संभावना इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकती है। और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकती है, और अंडमान निकोबार आइलैंड के कई हिस्सों में भी अच्छी खासी बारिश इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी। मानसून काफ़ी सशक्त रह सकता है इस टाइम के दौरान, और जो लो प्रेशर भी इस टाइम के दौरान एक और बन सकता है, जो कि ऑयल मार्क का रूप भी ले सकता है, और वो उसकी वजह से
पूर्वी भारत और मध्य भारत के साथ उत्तर भारत और गुजरात के साथ पश्चिम भारत के राज्यों में मानसूनी एक्टिविटी मजबूत हो सकता है और अच्छी खासी बारिश इस टाइम के दौरान देखने को मिल सकती है। और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी कंडीशन भी शायद देखने को मिल सकता है, खास करके पूर्वी भारत के राज्यों में। तो और भारत के बाकी राज्यों में जो बचा कुचा राज्य है वहाँ पे मानसून कमज़ोर होगा, खास करके जो उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में और बिहार के खास करके जो उत्तरी राज्य है वहाँ पे उत्तरी इलाके है वहाँ पे आपको मानसून कमज़ोर रहता हुआ देखने को मिल सकता है। और उत्तराखंड पे भी मानसून थोड़ा सा कमज़ोर इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ी डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने बात किया पूरे जून और जुलाई महीने में पूरा वेदर का कंडीशन आपको कैसा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मानसून आपको किस टाइम पे और कौन से राज्य में किस तारीख तक दस्तक दे सकता है इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया। और जो पॉसिबल साइक्लोन के बारे में भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया, इसका लैंडफॉल किस टाइम पे हमें पता चलेगा और क्या हो सकता है, मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने का कोशिश किया है। तो इसके बाद भी मैं आपको लगातार साइक्लोन के बारे में लगातार जानकारी दूंगा मेरे चैनल पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको लगातार मेरे चैनल पे साइक्लोन के रिलेटेड में खबर लगातार मिलती रहेगी। तो अगर आप ऐसे वेदर के बारे में लगातार खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।